महाराष्ट्र की सियासत में पेच कैसे फंसा हुआ है और ये 34 का फेर क्या है, क्यों मुसीबत में है शिंदे गुट के विधायक, ये थोड़ा समझते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में मचा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासी तूफान की जद में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक ही दिखाई पड़ रहे हैं। मंत्रालय को लेकर छिड़ी जंग में अब नए समीकरण शिंदे के साथ आए विधायकों को आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट न मिलने का भी बनने लगा है। दरअसल 2 दिन पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया कि उसके बाद शिंदे गुट के विधायकों में खलबली मची हुई है। शिंदे गुट के विधायकों को अब डर सता रहा है कि अगर वो लगातार एकनाथ शिंदे के साथ बने रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि अजीत पवार के गठबंधन में शामिल होने से उनकी सियासी गणित जो है वो डगमगा जाए और आने वाले विधानसभा के चुनाव में टिकट ही ना मिले। दरअसल सियासी गणित में टिकटों की दावेदारी ऐसी हो रही है कि शिंदे गुट के 40 विधायकों में सबको टिकट मिलने का संकट पैदा हो रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सियासी संकट क्या है, अजीत पवार ने कौन सा दांव खेला है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेता अजीत पवार ने आते ही सियासी दांव चलने शुरू कर दिए। अजीत पवार ने आने वाले विधानसभा के चुनाव में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। 90 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन की बाकी दलों का क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि अगर 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात अजीत पवार की मान ली जाती है तो ये एकनाथ शिंदे और उनके साथ आए विधायकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में अगर समूचे महाराष्ट्र की तकरीबन 35% से ज्यादा सीटों पर अजीत पवार चुनाव लड़ने का दावा करते हैं तो बची हुई 65% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के आपस में जूझती दिखाई देगी। ये बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है और देखिए दावे किए जाते हैं अपने दलों को अपने साथ में रखने के लिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहने वाला। अजीत पवार क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उन्हें अगर 90 सीटें लगती हैं अपने लिए तो। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 164 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। ऐसे में उसकी दावेदारी इस बार भी उतनी ही सीटों की तो होगी कम से कम। और पिछली बार उद्धव की शिवसेना थी, उनके साथ उनको भी सीटें दी गई थी और उसके बाद में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, अच्छी मेजॉरिटी के साथ में आए थे। ये बात अलग है कि बाद में समीकरण नहीं चल पाया, रास्ते अलग अलग हो गए। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से 34 की सियासत का फेर फंसा हुआ है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के चुनाव में सीटों का गणित जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों के सियासी सफर पर ब्रेक लगाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा पिछले चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन में थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 164 विधानसभा सीटों के साथ मैदान में हाथ आजमाया था। आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मुताबिक उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 164 विधानसभा सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है तो बची सीटों पर अपने सहयोगियों को उसे चुनाव लड़ाना होगा। हाल में ही एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार में शामिल हुए एनसीपी के नेता अजीत पवार ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। ऐसे में एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी के सीटों को जोड़ा जाए तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि 254 सीटों पर तो सिर्फ यही 2 पार्टियों की दावेदारी मानी जा रही है। अब बचती हैं महज 34 सीटें। बस महाराष्ट्र की सियासत में यही 34 सीटें हैं जिनमें सियासत का पूरा फेर देखने को मिल रहा है और इस पर बहुत बड़ा सियासी फेर देखने को मिलेगा क्योंकि ये संख्या तो एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों की संख्या से कम है। शिंदे गुट के विधायक 40 सीटें उनके लिए बच रही हैं, 34 और कैसे निभेगा गठबंधन, क्या करेंगे एकनाथ शिंदे, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सियासी जानकार कहते हैं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के गठबंधन में 34 सीटों का सियासी फेर बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। जानकारों का कहना है कि भाजपा की पुरानी 164 सीटें और अजीत पवार की ओर से मांगी गई 90 सीटों के बाद बच रही 34 सीटें तो एकनाथ शिंदे के साथ आए 40 विधायकों का कोटा भी पूरा नहीं कर पा रही हैं। बस यही सबसे बड़ा पेंच है। अब एकनाथ शिंदे के साथ ये पेंच फंसा हुआ है और उनके विधायकों को अखरने लगा है। वो पहले मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने और अजीत पवार के आने से नाराज दिख रहे हैं, फिर अब सीटों का बंटवारा होगा। यानी ये गाड़ी कितनी लंबी चलेगी। इसको चिदंबरम कहते हैं 3 पैरों का जानवर और एकनाथ शिंदे कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार में ये बात तो है कि अलग अलग दिशा में इंजन भागेंगे तब ये पूरी ताकत से नहीं दौड़ पाएंगे बल्कि ध्वस्त करेंगे, उस ट्रेन को कैसे आगे ले जाएंगे। कुल मिलाकर मसला यह है कि अजीत पवार के आने के बाद में इस गठबंधन में दावेदारी जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे वैसे भी इस समय बैकफुट पर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि उनको अपना सियासी रण, अपनी पार्टी का सियासी रण तो देखना है, साथ ही साथ में गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनको क्या सीटें दी जाती हैं इसके लिए भी बहुत डिपेंडेंट दिखाई देते हैं। हालांकि देखना होगा कि एकनाथ शिंदे की आगे की चुनावी रणनीति क्या है, वो बहुत दिलचस्प रहेगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनको भी अब आने वाले चुनाव में टिकट मिलने का
संकट हो रहा है। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायक उद्धव ठाकरे से संपर्क कर रहे हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद विनायक राउत कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ गए 8 से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जो विधायक शिंदे के साथ हैं उनको टिकटों के सियासी उलटफेर में अपना भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। अगर अजीत पवार को अपनी मांगी गई तय संख्या के मुताबिक सीटें मिलती हैं तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ आए विधायकों के लिए दिक्कतें तो पैदा होने वाली हैं। आइए हम आपको बताते हैं किस लिए अजीत पवार 90 सीटों की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा यह भी हो रही है कि आखिर अजीत पवार 90 सीटों की मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार के साथ तो इस वक्त उनकी पार्टी से जुड़े हुए अभी 53 विधायक भी नहीं है। इसके पीछे का तर्क देते हुए अजीत पवार के साथ गए एक वरिष्ठ एनसीपी नेता कहते हैं कि उनके साथ एनसीपी के जो विधायक नहीं आए हैं वो भी उनके साथ हैं। अजीत पवार सभी 53 विधायकों को अपने साथ लेने का दावा कर रहे हैं। यही वजह है कि अजीत पवार उन सभी 53 सीटों पर टिकट की दावेदारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही वो उन 45 सीटों की दावेदारी भी कर रहे हैं जिन पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और एनसीपी ने उसका समर्थन किया था। वो ये मानते हैं कि हमारे समर्थन से कांग्रेस वहां पर जीती थी, जीतकर सदन में गए थे, तो जो 45 सीटें बचती हैं वो कांग्रेस और एनसीपी के समीकरण वाली, वो भी एनसीपी का अजीत पवार गुट बीजेपी और एकनाथ शिंदे से मांगता दिखाई देगा। अजीत पवार के साथ गए एनसीपी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी ने आपसी सहयोग के साथ चुनाव लड़ा। जो सीटें कांग्रेस को मिली हैं उसमें भी एनसीपी के बड़े वोट बैंक का सीधा सीधा ट्रांसफर हुआ। तो ये बात एकनाथ शिंदे नहीं कहेंगे क्या? उद्धव ठाकरे के साथ में जहां जहां पर गए थे वो भी कहेंगे कि वो सारे विधायक भी हम मांगते हैं और जहां जहां पर हमने बीजेपी का सपोर्ट किया था वहां पर हमको सीटें मिलनी चाहिए हमारे से। हालांकि ये साथ में है, एक बार फिर सहयोग में है, इसलिए स्थिति अलग हो जाती है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग, अजीत गुट की एनसीपी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा समीकरण बदलता है। लेकिन दावेदारी इतनी आसानी से एकनाथ शिंदे गुट भी नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर अजीत पवार बेशक अपनी दावेदारी जताते रहे। कांग्रेस और एनसीपी की सीटों को मिलाकर वो 90 सीटों की दावेदारी फिलहाल ठोक रहे हैं। शिंदे गुट के विधायकों में नाराजगी पनप रही है। एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े विधायकों का कहना है कि जिस तरीके का सियासी माहौल बन रहा है उससे उनका भविष्य फिलहाल इस गठबंधन के साथ बहुत दिनों तक बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसी रविवार को शिंदे गुट से जुड़े विधायकों ने एक बड़ी बैठक कर मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार और मंत्रियों को दिए जाने वाले महकमे को लेकर आपत्ति जताई। शिंदे गुट से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि अगर अजीत पवार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारे हिस्से में आने वाली सीटें कम हो जाएंगी, यानी 90 सीटों पर अगर लड़ते हैं। तो उनका कहना है कि वो और उनकी पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि अगर उनकी सीटें कम होती हैं या कम सीटें मिलती हैं गठबंधन में तो उनके कुछ विधायक अपने भविष्य का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। अब यहां से पेच फंसता दिखाई देता है क्योंकि इतना आसान नहीं रहने वाला है अजीत पवार के लिए भी, एकनाथ शिंदे के लिए भी, देवेंद्र फडणवीस के लिए भी। ये सत्ता के केंद्र में है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, इसके बावजूद सवाल तो खड़ा होता है क्या ये गठबंधन आगे तक चल पाएगा? इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताएं क्या जो फिलहाल सत्ता के लिए समीकरण बना है वो चुनाव का समीकरण हो सकता है? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।